हेलो व्यूअर्स, आई एम कल्पना। तो चलिए समझते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियस फिनोमिना है, ये हमें पता है। तो अब हमें यहाँ पे नीड है न्यूक्लियस के बारे में समझने की और एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तब रेडियो एक्टिविटी हमको समझ में आएगा। और अगर आपको एटम के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमें ये इसके बारे में पता चला और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो चलिए समझते हैं पहले व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई, ये सबसे पहले अपन देखते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले इन 1896 की बात है। साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैकरल। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली यूरेनियम का एक सॉल्ट लिया। यूरेनियम एक एलिमेंट है, बाद में ये पता चला कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यूरेनियम का एक सॉल्ट लिया, यूरेनियम जिसका सिंबल यू होता है, इसका एक सॉल्ट लिया और उसे एक पेपर में रैप करके इन्होंने ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? आपने एक्सरे देखा है? एक्सरे की जो फिल्म है उसमें क्या होता है, अपन ने देखा है कि उसमें बोन्स की फिल्म आ जाती है जब हम एक्सरे कराते हैं। तो यही है फोटोग्राफिक प्लेट। तो यूरेनियम का सॉल्ट पेपर में रैप करके रखा हुआ था, ये भी नहीं कि वो ओपन रखा हुआ था, और उसके साथ में फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो इफेक्ट हो गई। तो ऐसा क्या रीजन था कि फोटोग्राफिक प्लेट अपने आप रखे उसमें इफेक्ट आने लगा, उसमें चेंजेस आने लगे? तो ये इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। तो यहीं से आशा की किरण आई रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब आगे चल के इन्होंने क्या किया, यूरेनियम के डिफरेंट सॉल्ट लिए, यूरेनियम के सॉल्ट को चेंज कर दिया, लेकिन हर एक कंडीशन पे यही फिनोमिना हो रहा था। तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि ये जो यूरेनियम का सॉल्ट है, यूरेनियम के सॉल्ट में कुछ रेज बाहर आ रही हैं, यूरेनियम के सॉल्ट से कुछ रेज बाहर आ रही हैं, जिसका नाम उन्होंने बैकुरल रेज दिया। क्यों बैकुरल नेम दिया? क्योंकि उनका नाम था हेनरी बैकुरल। कोई भी काम हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाम पे किसी भी चीज को क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी अपने नाम के अकॉर्डिंग, उनका सरनेम था बैकुरल, तो उन्होंने इसे बैकुरल रेज कहा। बाद में ये पता चला कि बैकुरल रेज में जो है ये 3 टाइप्स की होती हैं। बैकुरल रेज भी 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो है वो नेगेटिव, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है और गामा में जो नो चार्ज होता है। ये बाद में आके समझ में आया, इसको अभी अपन देखेंगे कि ये किस तरीके से प्रूफ हुआ। सो व्हाट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? द सब्सटेंस विच डिके बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये कौन कौन से होते हैं? ये यूरेनियम है, रेडियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, एक्टिनियम है। इस तरीके से ये इतने और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मींस उसमें रेडियो एक्टिव नेचर मिलता है। तो ये सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस ऐसा इमिशन क्यों करते हैं रेडिएशन का? क्योंकि इनके अंदर, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, न्यूक्लियस फिनोमिना है। ये न्यूक्लियस फिनोमिना है। और ये क्यों होता है? इन एलिमेंट्स में ही क्यों होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 82 से ज्यादा होता है, मोर देन 82 है, वही एलिमेंट इस फिनोमिना को शो करते हैं, उन्हीं में ये कैरेक्टर मिलता है। तो 82 के बाद मींस 82 लेड, हमारा पीरियोडिक टेबल में लेड 82 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसमें रेडियो एक्टिविटी नेचर मिलता है।
अब यहां पे समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। ये समझते हैं किस तरीके से ये न्यूक्लियर फिनोमिना है। अब अभी हमने बात करी कि 82 के बाद वाले कितने एलिमेंट्स, जो 82 जिनका एटॉमिक नंबर है उसके बाद वाले मींस लेड के बाद वाले ही ये रेडियो एक्टिविटी नेचर को शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमें ये पता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो 82 के बाद वाले एलिमेंट्स में, सब्सटेंस में क्या होता है, प्रोटॉन के नंबर कम होते हैं और न्यूट्रॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं, ज्यादा होते हैं। तो न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने के कारण मोर न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर, तो ये इनके नंबर ज्यादा होने के कारण ये रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना इन सब्सटेंस में मिलता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं अपन कि कैसे रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियस फिनोमिना है। रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। अगर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ले लें, सपोज कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लें और उसमें अगर हम करें फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज अगर हम करें, तो अगर फिजिकल चेंज हमें करना है तो हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज में हमें जरूरत होती है या तो हम प्रेशर या टेम्परेचर से इसको चेंज करते हैं, या तो प्रेशर या टेम्परेचर से हम इसे चेंज करते हैं। तो अगर कोई सब्सटेंस है, अगर हमने उसमें फिजिकल चेंज कर दिया या हमने उसका कोई केमिकल चेंज कर दिया, केमिकल चेंज दैट मीन्स अगर हमने उसमें क्या, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, उसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, मीन्स अदर केमिकल से उसको ट्रीट कर दिया, उसकी रिएक्शन करा दिया, अदर केमिकल से हमने उसको ट्रीट कर दिया, तो इस तरीके में क्या रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डालेगा। ये जो प्रोसेस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये किसका फिनोमिना है? हमें ये पता है कि एटम पे क्या होता है, ये एटम है, ये अंदर न्यूक्लियस है और बाहर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये अगर हम फिजिकल और केमिकल चेंज इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर और अंदर आएंगे, या तो ये किसी से अट्रैक्ट करके और इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी से अट्रैक्ट करने पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ये फिनोमिना जो है फिजिकल और केमिकल चेंज का फिनोमिना क्या है, ये इसके आउटर मोस्ट सेल के फिनोमिना से, मींस ऑर्बिटल्स में होने वाले फिनोमिना है। तो अगर हम ये चेंज करते हैं तो क्या इसके न्यूक्लियर चेंज जो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस में हो रहा है उसमें कोई चेंजेस आएंगे? जी नहीं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो मींस रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जो उसके फिजिकल और केमिकल चेंज के कारण इफेक्टेड नहीं होता है। अगर हमने ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हमने इसका फिजिकल और केमिकल चेंज कर दिया तो इससे निकलने वाली रेज लाइक जो अल्फा, बीटा और गामा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसमें ना तो कमी आएगी और ना ही वो फास्ट निकलेंगी। जो उनका बिहेवियर होगा वो उसी पैटर्न में आगे बढ़ती हुई जाएंगी। सो रेडियो एक्टिविटी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से इफेक्ट नहीं होता। इसके डिके होने की ना तो स्पीड इंक्रीज होगी और ना ही स्पीड डिक्रीज होगी। तो ये है इसका, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। अब आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम ड्यूरिंग देयर डिके। अब यहाँ पे अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से क्या निकल रही हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज अगर इसमें से निकल रही हैं, यही है रेडियो एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे क्या, इसके न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ चेंजेस होता जा रहा है जब इसमें अल्फा, बीटा और गामा निकल रही हैं। तो इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में टूटेगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ अल्फा इमिट करेगा तो कुछ ना कुछ पोर्शन लेके बाहर आएगा, बीटा इमिट करेगा तो ये भी कुछ ना कुछ चीजें बाहर लेके आएगा और गामा इमिट करेगा तो ये भी कुछ ना कुछ चीजों को बाहर लेकर के आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा स्पॉन्टेनियस, किसी के इफेक्ट में आने के कारण नहीं, स्पॉन्टेनियस उनका डिके होगा। डिके का प्रोसीजर क्या होगा, उनमें रेडिएशन होता है, रेडिएशन बाहर आते हैं जो कि अल्फा, बीटा और गामा के पैटर्न में बाहर आते हैं।
तो ये सारी चीजें हमें किसने बताई? अभी तक जो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे, ये अकॉर्डिंग टू द हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल। आगे चल के इन अल्फा बीटा गामा की स्टडी हुई, जिसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन किसने दी? रदरफोर्ड ने आगे इसके काम को आगे बढ़ाया। इन्होंने जो ये एमिशन हो रहा था अल्फा बीटा गामा, इसको आगे बढ़ाया और इसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दी। अब आगे समझते हैं रेडियो एक्टिव एज एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो इसके बारे में इन 1903 पे किसने बताया? रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और इन अल्फा बीटा गामा रेज की स्टडी की और हमें इनके नेचर के बारे में बताया। तो अब रदरफोर्ड को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत सारे डिस्कवरीज के लिए क्रेडिट जाता है। उनमें से एक स्टडी ऑफ द अल्फा बीटा गामा रेडिएशन भी है। तो इन्होंने इसको कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स ले लिया। किसका बॉक्स? एक लेड का बॉक्स ले लिया। लेड के बॉक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका इफेक्ट नहीं आता है, कम से कम आता है। तो उन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया। लेड के बॉक्स में उन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अंदर रखा, मींस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अंदर रखा। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत कम अमाउंट में इन्होंने यहाँ पे अंदर रखा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उन्होंने यहाँ पे रखा। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया? इस मैग्नेटिक फील्ड पे ये चेक किया कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस तरीके से रेडिएशन को इमिट करता है। तो इन्होंने क्या देखा कि इसमें 3 टाइप की रेज बाहर आ रही हैं। एक रे इस तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड पे जा रही है, एक रे लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है और एक रे सीधे जा रही है, जो कहीं भी डेविएट नहीं हो रही है। तो इन्होंने जिसमें मोर डेविएशन हो रहा था, इन्होंने इसको बीटा नाम दिया। जिसमें लेस डेविएशन हो रहा था, इन्होंने इसको अल्फा नाम दिया। और जिसमें भी बिल्कुल भी डेविएशन नहीं था, उन्होंने उसे गामा नाम दिया। और इस तरीके से अल्फा, बीटा और गामा के बारे में बताया। तो यहाँ पे बीटा में ज्यादा डेविएशन होता है अगर हम अल्फा से कंपेयर करें। अब इन्होंने इसके चार्ज के बारे में भी बताया कि अल्फा बीटा गामा। तो अब यहाँ पे बताया कि अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है और गामा में नो चार्ज है। गामा में क्या होता है? नो चार्ज है। तो इसके बारे में किस तरीके से, यहाँ पे तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में रख करके इसको देखा था। जिस तरीके से अपन ने कैथोड और एनोड रेज की डिस्कवरी देखी थी, तो कैथोड और एनोड रेज को क्या करते थे? मैग्नेटिक फील्ड में एक बार रखते हैं और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं और उसके बिहेवियर को चेक करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक बार मैग्नेटिक फील्ड में और अगेन चल के इसको क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको वहां पे रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से इसमें चेंज आता है। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसको अगली बार अब यहाँ पे चेंज किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा। वहां पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पे अब देखा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव रखा और इधर पे नेगेटिव रखा। इन्होंने पॉजिटिव फील्ड जनरेट किया इधर और इधर नेगेटिव फील्ड जनरेट किया। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से इन्होंने क्या किया? लेड के बॉक्स के अंदर इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को अंदर रखा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में इन्होंने कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यूरियम, थोरियम, एक्टिनियम, जो भी अभी हमने बात करी, उसमें से कोई भी एक सब्सटेंस यहाँ पे हो सकता है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा और फिर से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके बिहेवियर को चेक किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है? फिर से उसी तरीके से बीटा जो है इधर राइट हैंड साइड की तरफ डेविएट होगी, अल्फा जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेविएट होगा और गामा जो है सीधे के सीधे कोई भी डेविएशन होने बिना डायरेक्ट निकल जाता है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से इसमें पता चला कि बीटा में नेगेटिव चार्ज है और अल्फा में पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहा था। कौन? बीटा। क्योंकि हमें ये पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बीटा इस तरफ डेविएट हुआ और अल्फा जो है वो इस तरफ डेविएट हुआ, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रहा था। दैट मीन्स अल्फा में कौन सा चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज, और बीटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स बीटा में नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात मैग्नेटिक फील्ड वाली कि बीटा जो है वो मोर डेविएशन शो कर रहा था और अल्फा कम डेविएशन को शो कर रहा है, और जो है गामा में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है और डायरेक्ट ये आगे की तरफ निकल जा रहा है। तो इस तरीके से इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ बातें सामने आई और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बहुत सारी चीजें अल्फा बीटा गामा के बारे में प्रूफ करके हम लोगों को बताई। तो चलिए समझते हैं कि वो अल्फा बीटा गामा में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसके बारे में हमको पता चलता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं अल्फा बीटा और गामा। ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा और गामा। तो पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं इसका नेचर, अल्फा बीटा गामा का नेचर कैसा है। तो अल्फा बीटा गामा का नेचर कैसा है, सबसे पहले अल्फा जो है अपन ने अभी देखा कि अल्फा में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये क्या हो रहा था, नेगेटिव पार्ट की तरफ डेविएट हो रहा था, इसीलिए अल्फा में कौन सा चार्ज है, अल्फा में यहाँ पे हमें मिला पॉजिटिव चार्ज। बीटा में नेगेटिव चार्ज है क्योंकि किस तरफ ये डेविएट हो रहा था, पॉजिटिव। इसमें क्या बोल सकते हैं अपन, नो चार्ज है क्योंकि इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं स्पीड की। इसकी स्पीड होती है नियरली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, नियरली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं, अब आगे बीटा की स्पीड के बारे में क्या बताया इन्होंने, अबाउट 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का 90% मीन्स 2.7 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड थी इसकी स्पीड। और गामा की स्पीड नियर अबाउट द लाइट स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी गामा की स्पीड। इसके बाद अब अपन बात करते हैं इसके मास के बारे में। तो इसका मास कितना था, 4 टाइम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन के एक मास का 4 गुना इसका मास निकला। तो उसका मास कितना था, 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका मास निकल के सामने आया। बीटा का मास अगर हम बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका मास सामने निकल के आया। इसमें क्या था, नो मास। गामा में कोई मास नहीं होता, इसीलिए ये इतना स्पीड में फ्लो करती हैं, इतना स्पीड में भागती हैं, इतना स्पीड में रन कर सकती हैं। अब अपन बात करते हैं इसके स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। तो इसमें कौन सा चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इसमें है पॉजिटिव चार्ज और इसमें है, अब अपन इसकी चार्ज की बात करें तो 4.79 इंटू 10⁻⁷ कूलाम इसका चार्ज है। 7 कूलाम पर kg इसका पे चार्ज होता है। इस पे कितना होता है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg इसका चार्ज होता है। अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब अगर अपन इनकी वेवलेंथ के बारे में बात करें, यहां पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, ये हो गई अल्फा, ये हो गई बीटा और ये हो गई गामा। तो प्रॉपर्टीज वेवलेंथ। अगली अपन प्रॉपर्टी देखते हैं वेवलेंथ नो और इसकी होती है 10⁻⁻4 nm नैनोमीटर से लेकर के 10⁻13 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। इसके बाद अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपन ने डिस्कस किया इस डायग्राम पे, तो आगे आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या बिहेवियर दिखा। तो क्या होगा, इसमें अल्फा जो है लेस डेविएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या किसके बारे में डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये क्या होती है, लेस डेविएट होता है, लेस डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा, लेस डिफ्लेक्टेड है। इसमें क्या होगा, मोर डिफ्लेक्टेड है, इसमें है अनइफेक्टेड है। अब अपन
आयनिक पावर की बात करते हैं। अगर आयोनाइजेशन पावर क्या है, अगर किसी गैस में से अल्फा बीटा और गामा रेज को पास किया जाए तो वो गैस कितनी आयनाइज होगी, इसके बारे में देखा गया और कंपेयर किया गया अल्फा बीटा और गामा को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया। तो आयनाइजिंग पावर क्या है, इसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम है तो इसीलिए क्या करेगी, ये गैस के पार्टिकल्स को मोर एंड मोर आयोनाइज करेगी। तो मैक्सिमम कितनी होगी, 10,000, मिनिमम 10,000 टाइम ऑफ, किससे कंपेयर करना है हमको, इसको गामा से कंपेयर करना है। इसके बाद है लेस देन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से ये कम होगी, कम आयोनाइज करेगी, लेस देन अल्फा पार्टिकल, और इसकी क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम होगी। अब अपन देखते हैं पेनिट्रेशन पावर, ये किस तरीके से पेनिट्रेट करेगी, मीन्स कितने को ये आर पार कर जाएगी, इसके बारे में अपन यहां पे देखते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर, इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत धीमी है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें पेनिट्रेशन की पावर, पेनिट्रेट करने का पावर ज्यादा होगा। तो अल्फा के बारे में अगर हम बात करें तो अल्फा क्या करती है, 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर पे किसी भी चीज को ये पार कर जाती है। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा में इसकी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत लार्ज होता है, लार्ज पेनिट्रेशन होता है ना, फ्यू मीटर इन एयर, एयर पे कई मीटर, फ्यू मीटर इन एयर को ये पार कर जाती है। और गामा जो है वेरी लार्ज पेनिट्रेशन पावर होती है, ये फ्यू 100 मीटर इन एयर, 100 मीटर इन एयर पे ये पार कर जाती है और बहुत फास्ट मूव करती है। तो ये हो गई अलग अलग पेनिट्रेशन पावर अल्फा की, बीटा की और गामा की। अल्फा की सबसे कम होती है क्योंकि अल्फा की स्पीड कम है, उसके बाद बीटा की और गामा की स्पीड बहुत ज्यादा है। जो जितनी स्पीड से होगा वो उसमें उतना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगा। इस तरीके से इसको याद रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं, स्टॉपिंग सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस से किस तरीके से रुकावट डालती है, स्टॉपिंग सब्सटेंस। अगर हमें इसको रोकना हो तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं, सब्सटेंस, स्टॉपिंग सब्सटेंस। थिन पेपर, अगर अल्फा रेज इमिट हो रही हैं तो अगर हम उसके सामने थिन पेपर रख दें, थिन पेपर से क्या होंगे, ये रुक जाएंगे। थिन पेपर और ह्यूमन स्किन, जस्ट लाइक अगर ह्यूमन स्किन के सामने अल्फा रेज, अगर मान लीजिए कि हमने अपना हैंड रख दिया सामने तो अल्फा रेज इसमें क्या होगा, यहीं पे रुक जाएंगी, हमारे हाथ के आर पार नहीं निकल सकती हैं। इसके बाद अपन देखते हैं बीटा रेज। बीटा रेज का अबाउट 1 mm थिक लेड, 1 mm थिक लेड और अबाउट 5 mm थिक एल्यूमिनियम, थिक एल्यूमिनियम को ये पार कर जाती हैं। 1 mm थिक लेड को, लेड एक सब्सटेंस है, और या कि 5 mm अगर एल्यूमिनियम की सामने फिल्म रखें तो इसमें से ये आर पार निकल जाती हैं। अब गामा की बात करें सो अबाउट 30 सेंटीमीटर, क्या करता है ये, 30 सेंटीमीटर थिक लेड को भी पार कर जाता है और फ्यू मीटर शीट को भी ये पार कर जाता है, कुछ मीटर आगे तक ही हम इसे आर पार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अपन यहाँ पे बात करते हैं कि कंक्रीट का मीटर, 1 मीटर का मोटी दीवार है, उसमें से भी गामा रेज आर पार निकल जाएगी, दीवार के आर पार भी गामा रेज निकल सकती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण इसमें पेनिट्रेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है, ये जो हमारी अल्फा रे है, ये एक पतले पेपर से भी हम इसे रोक सकते हैं। और बीटा रे को रोकने के लिए हमें 1 mm की लेड की प्लेट या 5 mm की एल्यूमिनियम की प्लेट को अगर हम सामने रख दें तो बीटा रे अगर निकल रही है तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और गामा रेज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की थिक लेड की प्लेट हो या कि 1 मीटर की कंक्रीट की दीवार है, तब हमारी गामा रेज बाहर
नहीं निकल सकती है। अब इस तरीके से अपन समझेंगे कि इनके निकलने से बायोलॉजिकल डैमेज क्या क्या होता है। अगर समझते हैं बायोलॉजिकल डैमेज, बायोलॉजिकल डैमेज तो अल्फा बायोलॉजिकल डैमेज कितना करेंगी, लेस डैमेज होता है अल्फा के निकलने से, लेस डैमेज। अगर बीटा रेज निकल रही है तो बायोलॉजिकल डैमेज मींस जैसे अगर हम पे इसका इफेक्ट आया तो इसके अगर हम कंपेयर करें तो ये मोर डैमेज करेगी हमारे पार्ट्स को, हमारे शरीर के पार्ट्स को ये अल्फा से ज्यादा डैमेज करेगी, तो मोर डैमेज बीटा। देन अगर हम गामा की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा डैमेज करती है हमारे बायोलॉजिकल डैमेज इसमें से बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमारे ह्यूमन पार्ट्स में ये आकर के इफेक्ट डालती है तो सबसे ज्यादा डैमेज करती है गामा, देन बीटा, देन उसके बाद अल्फा जो है वो सबसे कम डैमेज हमको अल्फा से मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई अल्फा बीटा और गामा के बारे में। आगे अगर अपन देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा जब बाहर आते हैं, इमिट करते हैं, तो न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होता है, क्या उसमें बदलाव होता है, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।